हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, है ना। अब ओवरी का मेन एजेंडा क्या है, हमें बनाना है इस ओवरी के अंदर रिप्रोडक्टिव की गैमीट यानी ओवम। हम यहाँ ओवम का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है आपके सामने, आपको मैं कनेक्ट करती हूँ कि हम लोग एक्चुअली बेसिकली पढ़ कर रहे हैं। देखिए आप लास्ट वाले वीडियो में आपको एक डायग्राम बना के दिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसमें फिम्ब्रियाई के सामने यहाँ ओवरी लगी हुई थी ये, और इधर भी फिम्ब्रियाई के सामने यहाँ ओवरी लगी हुई थी। तो अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम चेक करें ऊपर वाले डायग्राम में, तो किसी एक ओवरी का सेक्शन है ना, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस ओवरी का सेक्शन ट्रांसवर्स तरीके से या लॉन्गिट जैसे भी काटेंगे, क्योंकि ओवल स्ट्रक्चर है ना, इसका कट किया, इस सेक्शन को काट के ऐसे करके अंदर से इसका यानी ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका पूरा वीडियो, तो आप कनेक्टेड रहें और समझे कि हो क्या रहा है। एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग टिश्यू। टिश्यू में एक एनिमल टिश्यू के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। 4 तरीके के होते हैं, लेकिन एक टिश्यू आप पढ़ते हो एपिथेलियल टिश्यू। तो उस एपिथेलियल टिश्यू में वैरायटी बहुत होती है। उस एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, जो ओवरी का सेक्शन हमने काटा है। उस ओवरी के अंदर एक टिश्यू का जो पार्ट है उसको आप ये एपिथेलियल APEAPTHEL एपिथेलियल टिश्यू आप कह रहे हैं। ये एपिथेलियल कैसी है, क्यों? क्योंकि ये गैमीट्स बना रही है। तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये हमने लिख लिया जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होगी, लगा लेते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी, ये लगा ली। ऐसी ऐसे पूरी ओवरी के चारों तरफ पूरा खींच दूंगी तो बहुत मैसी हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। अब एज द टर्म इंडिकेट है ना, नाम से ही पता चल रहा है जर्मिनल एपिथेलियम का नाम काम क्या होगा, वो गैमीट्स बनाएगा। तो जिस डायग्राम की जो बिगनिंग है ना, उस बिगनिंग को आपको एक एरो से इंडिकेट कर देते हैं। कैसे चलेंगे डायग्राम में, यूँ चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, यानी ये इनिशियल स्टेज है, फिर ये है, फिर ये है ना। तो जब जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं तो पहली सेल एक बन के रेडी हो गई। आगे चल के इसी ओवरी के अंदर इस तरीके की सेल में हम लोग मियोसिस करेंगे, बट अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है, राइट। तो सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम बार बार प्रोलिफरेट हो रही है, प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि वो डिवाइड हो रही है। डिवीज़न वर्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा ईजी है। एक जो सेल बना पहला वाला, क्योंकि बिगनिंग में बना है, तो इसके लिए यानी इसके लिए, इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। बिल्कुल नई सी एक सेल बन के तैयार हुई है और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है। अब ये क्लास 12th के बच्चों के लिए तो ये ऐसे ही पूछा जाने वाला है, 10th वाले चाहें तो स्किप कर लें। सो ये हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल। इस प्राइमोडियल सेल रेडी हो रहा है, इसको डिवीज़न करना है, तो इस प्राइमोडियल फॉलिकल को बाहर की तरफ से कुछ सेल्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, यानी ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ सेल्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसके लिए हमने लाइन खींची हुई है। ये आइए देख लेते हैं, ये लाइन को, इस लाइन को हमने निकाला बाहर ऐसे, और इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो सेल्स आपने दिए हैं उसके लिए हमने वर्ड यूज़ करना है जोना पेल्यूसिडा, है ना। ये हो जाएगा आपका जोना पेल्यूसिडा। क्या होता है ये जोना पेल्यूसिडा? एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर तो जो आपने लगाई है सो लगाई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जोना पेल्यूसिडा जो है, ये आपको आपकी एग सेल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है। ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैंने ये आप इस एग सेल के अंदर जब ये पूरा बन जाएगा, अभी तो बिगनिंग स्टेज में है, तो उसमें पॉलीस्पर्मी को बचाता है, यानी बहुत सारे स्पर्म्स को एंट्री नहीं देता। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर थे, ये नंबर 2 पर पहुँचे, ठीक है। थर्ड पे आए तो इसका साइज़ बड़ा हो रहा है ना। ये देखिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, कर लेते हैं इसको इसी कलर से। ये देखिए ये एक प्रोटेक्टिव कलर बन रही है, ये आइए, ये देखिए इस लेयर को मैं प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रही हूँ। ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, ठीक है। साइज़ बड़ा हो गया, और इस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर
ये एक खाली जगह बन रही है, स्पेस बन रहा है। स्पेस बनने के साथ-साथ है ना, इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा। जब इसका साइज़ बड़ा होने लगता है, तो इसके अंदर फ्लूइड जो इकट्ठा होगा ना, इस खाली जगह को हम वर्ड यूज़ करते हैं ENTRUM, एंट्रम। इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरना है, उस फ्लूइड के प्रेशर से ये एक्सेल बाहर जाएगा, है ना? अब ये नंबर 3 तक पहुँचे हम। अब नंबर 4 पे आ जाइए, देखिए ये हम इसको नेक्स्ट स्टेज को हम ये नंबर 4 कर ले रहे हैं। इस सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं। नंबर 4 में क्या हो रहा है? एंट्रम का साइज़ बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड आ रहा है। एंट्रम को ये लेबल कर लिया हमने, और ये फ्लूइड का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, ताकि जो एक्सेल मैच्योर हो रहा है उसको पुश किया जा सके। और जो एक्सेल है वो ये मैच्योर हो रहा है ना? यहाँ पे हम लोग आगे चल के इसको वर्ड यूज़ करेंगे oocyte। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ये oocyte जो है ये नया ये इस गैमीट बन रहा है, बनता जा रहा है। इस पूरे से स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फॉलिकल, FOLLICLE, है ना? एक ऐसी जगह जिसके अंदर oocyte डेवलप कर रहा है, ये हो गया। आप नंबर 4 तक पहुँचे, अब हमने ये डाल लिया ना, अगला जो एरो जाएगा वो ये स्टेज हो गई, इसको थोड़ा-सा आप ऐसे कर लें, दिखाई पड़ने लगे साफ-साफ, है ना? ये जो स्टेज होगी वो देखो ये हो गई, ये वाली स्टेज हो गई, है ना? अब इस स्टेज में जो नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी, ये नंबर 5 हो गई, एकदम मैच्योर कंडीशन है। आप देखो ये जो एंट्रम है, ये फ्लूइड है वो पूरा भर चुका है, एकदम भर के रेडी है। ये फ्लूइड कह रहा है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे अब एक्सेल को प्रोजेक्ट करना है बाहर की तरफ। इतना प्रेशर अब इसके अंदर हो चुका है कि वो इस oocyte को इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा, बाहर निकलने के लिए। आपको पता है जब ये मैच्योर हो जाता है उस कंडीशन में, यानी इस वाले फॉलिकल को, इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं, है ना? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, द मैच्योर फॉलिकल विच इज देयर इनटू द एक्सेल, इनटू द ओवरी विच इज हैविंग द मैच्योर oocyte, है ना? आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, बता रहे हैं आपको कि वो वाला फॉलिकल जिसमें बिल्कुल मैच्योर oocyte है, उसको क्या कहते हैं? आपका आंसर है ग्राफियन फॉलिकल। ये आंसर है ना, आंसर मिला हमें ग्राफियन फॉलिकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ये हमने लगा लिया ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा चलिए, लास्ट स्टेज है ये। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, ये इस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन, है ना? ओव्यूलेशन, OVULATI, ये लगा दिया ओव्यूलेशन। क्या कर रहा है? जो फ्लूइड था उसने बहुत जोर से धक्का मारा है। क्यों? क्योंकि वो जो oocyte है वो निकल के बाहर चला जाए, है ना? ये oocyte लिख लेते हैं, ये oocyte को हमने धक्का दे दिया, निकल के बाहर चला जाए, इसी को एक्सेल बोलते हैं हम लोग। अच्छा, और ध्यान से देखिए, इसके चारों तरफ इधर तो नहीं बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, पर ध्यान से देखो ये सारे के सारे जो ज़ोना पेल्यूसिडा के सेल्स थे वो इसके चारों तरफ रहेंगे। oocyte को बिल्कुल ऐसे नेकेड बाहर नहीं निकाल दिया जाता, ये प्रोटेक्टेड है oocyte। ये इसकी अभी बहुत सारे स्पर्म जब एंट्री लेने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बचाएगा, कहेगा नहीं, ओनली वन स्पर्म इज अलाउड टू एंटर, केवल एक स्पर्म एंट्री करेगा। तो जो हमारा ये oocyte है वो यहाँ आ गया, ये आ गया। और ज़ोना पेल्यूसिडा है ना, ज़ोना को Z और पेल्यूसिडा को P लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन से सेल्स हैं जिन्होंने इसको चक्कर लगा के रखा है। अच्छा, अब ये जो फॉलिकल है ना, ये भी अभी फिनिश नहीं हुआ है। इस फॉलिकल ने क्या करना है? ये पार्ट, चलिए इसको दिखा देते हैं कैसे, कलर आपका चेंज करिए। ये पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा, रीयूनाइट हो जाएगा। रीयूनाइट होने के बाद वो जो है ऐसा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए मेम्ब्रेन पूरी ऐसे इंटैक्ट हो गई, ये जा रही है ना, ब्लू कलर की। और अंदर जो बीच में जो खाली जगह थी और जो मास था टिश्यू का, वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। साइज इसका बढ़ा, ये थोड़ा और मैच्योर हो गया, और सेम कंडीशन यहाँ आ रही है। अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पहले ये श्रिंक इसलिए हुआ क्योंकि इसने उस साइड को रिलीज किया था, ओव्यूलेशन किया था। अब ये दोबारा से अपने साइज को थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, खाली जगह है अंदर अब एक्सेल नहीं है, यहाँ पर एक्सेल या oocyte नहीं है, लेकिन इस पार्ट को अब ये एंडोक्राइन तरीके से काम करता है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस, ये लिखा हमने, और ल्यूटियम, LUTEUM। अब ये हार्मोन निकालेगा। कौन से हार्मोन?
प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालेगा, ठीक है। कंसीडर करिए कि ओव्यूलेशन तो हो गया, लेकिन उसमें आगे चल कर के यूट्रस के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया या कंसीविंग नहीं हो पाई, तो सेम कॉर्पस ल्यूटियम ये है ना, ये डीजेनरेट हो रहा है, इसे गायब भी होना है क्योंकि अगली साइकिल चलेगी। ये साइकिल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये डीजेनरेट हो रहा है ना, ये DGENERAT है, डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, ये वाला हिस्सा है, इसकी बात हो रही है। आपने पूरा पढ़ा, ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम है तो डिवाइड होगा। उस एपिथेलियम को जर्मिनल कह ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो ओवम यानी oocyte बना रहा है। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, है ना। ओवरी किस तरीके से, एक ओवरी के अंदर एक साइकिल में केवल हम सिंगल oocyte बना पाते हैं, ये बना पाते हैं, एक से ज़्यादा oocyte नहीं बनेगी। डिवीज़न के समय मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन उनमें से बारी बारी 1 बाई 1 करके धीरे धीरे वो उसी में एड ऑन हो जाते हैं। अब आगे आते हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में टर्म यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि oogenesis क्या है, या एक सेंटेंस लिख कर आता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेल लिखे दे रही हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेल है ना, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ एक्सेल इन टू ओवरी, OVARY इनटू ओवरी इज कॉल्ड, है ना, क्या कहेंगे इसको, ऊपर टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, oogenesis। इस प्रोसेस में बेसिकली डिवीज़न क्या होगा, मियोसिस, ये टर्म ध्यान देने वाला है। यानी जितने हमारे गैमीट्स बनेंगे उनमें जो सेल डिवीज़न होता है, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मियोसिस, यानी गैमीट्स फॉर्मेशन में मियोसिस। एक ओवम में, यानी जो आप ओवम बना रहे हैं, ओवम लिख लीजिए, या oocyte लिख के अभी दिखाया है, oocyte लिख लीजिए, सेकेंडरी oocyte वर्ड होना चाहिए वैसे तो, या एक्सेल लिख लीजिए। क्लास 10th में जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सेल होता है, और जो क्लास 12th में अक्सर पूछते हैं कितने क्रोमोसोम कहाँ हैं, वहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी लगाते हैं, तो उस पार्ट को फिलहाल छोड़ देते हैं। एक्सेल में आइए, एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23, ये हो गए 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम SOME, ये हो गया 23 क्रोमोसोम। कैसे हो सकते इस 23 क्रोमोसोम में आपके 22 तो ऑटोसोम होंगे, प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होगा। फीमेल के पास कोई वैरायटी नहीं होती है एग्स में, इनके जितने भी एग्स बनेंगे, ऑल काइंड ऑफ एग्स विल बी हैविंग 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा लिख लें, ऊपर मैसी हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम, ये लिख लिया हमने, ठीक है। इतने में अच्छा, अब एक और वर्ड बचा, क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है ना, लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। फंक्शन जानिए, लोकेशन अभी आपने देखा, इनसाइड द ओवरी इट इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए फंक्शन पे आते हैं। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एंडोक्राइन नेचर का हो चुका है, ये एंडोक्राइन है, 2 फीमेल हार्मोन निकाल रहा है। नंबर 1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन, किसी किसी बुक में एस्ट्रोजन की स्पेलिंग OESTROGEN ये लिखा हुआ है। अब जो रीसेंट पैटर्न है उसमें क्योंकि ओ साइलेंट है, इसलिए उसको लिखने का तरीका ESTROGEN। आपको अपने एग्ज़ाम में नंबर ग्रैब करना है, खींचना है, घसीटना है, कुछ भी लिखा हो, ये एक हार्मोन का नाम हो गया। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट जो इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, GESTERONE। अच्छा, एक और वर्ड आप ये पूछते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फीमेल हार्मोन्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो ये हो गया ना हमारे दोनों फीमेल हार्मोन, ये हमारा आ गया फीमेल हार्मोन, ठीक है। अगला चलते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लोकेशन हो गया, फंक्शन हो गया, क्या डिफरेंस बेसिस पे आता है, डिफरेंस है ना, ऐसे आता है, ये आता है, क्या डिफरेंस पूछते हैं, पेयर क्या लिखते हैं, उनका पेयर होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम कि राइट डिफरेंस इन कॉर्पस कैलोसम, CORPUS, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम, और दूसरा ऊपर आपको दिख रहा है एंड कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, LUTEUM, ठीक है। अब इस कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस ल्यूटियम मैंने अभी आपको पढ़ाया, एंडोक्राइन है, ओवरी में है, ये पढ़ के आए देखिए कॉर्पस ल्यूटियम ये है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, एंडोक्राइन है, और कॉर्पस ल्यूटियम बना कहाँ, ओवरी के अंदर, ये पढ़ा हम लोगों ने, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस कैलोसम को देख लेते हैं। ब्रेन वाले वीडियो में मैंने कॉर्पस कैलोसम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको यहाँ एक हिंट दे देते हैं और करवा देते हैं कहाँ, ह्यूमन ब्रेन के अंदर है ना, ह्यूमन के ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन, ठीक, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने का काम कॉर्पस कैलोसम का है। यानी अगर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर हम यू बनाएंगे, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर हम यू बनाएंगे, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, एक सनकेन सा पाथ है यूं, ये दोनों इससे कनेक्टेड है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉर्पस कैलोसम। साउंड एक सा लग रहा है लेकिन डिफरेंस बहुत है। पहला डिफरेंस तो ऑर्गन में है, यहाँ पे भी इसको आप कैलोसम कर लीजिए और यहाँ पे भी इसको आप कैलोसम कर लीजिए। चलिए, ये तो हुआ कि हमने एक सेल बनाया ओवरी के अंदर, सब कुछ बता दिया। अब ये भी तो एक ऑर्गन है ना, ये भी तो एक ऑर्गन है, तो इसको हम ब्लड सप्लाई भी देंगे, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर है। जैसे ये सारे कंपोनेंट चल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको कनेक्टिव टिश्यू भी जान लें, ये हमने जान लिया। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये कॉर्टेक्स है इसका, ओवरी का ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ से अगर खींच दूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, मेसी हो जाएगा अगर यहाँ से करते हैं तो, लेकिन ऐसे समझें कि इस ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई होगी, ऐसे होगा, यानी इसको भी खाना पीना मिलना है, ऑक्सीजन देना है, और ब्लड कहीं यहाँ पे कट ओपन नहीं होता, वही आर्टरी, वही कैपिलरी, वही वेन, तो ये हमने वर्ड यूज़ किया कनेक्टिव टिश्यू। तो टाटा बाय बाय, ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पेस्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें आप मुझे अपने मैसेजेस पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।